एक रात जो कोई नहीं भूल सकता। एक बच्चा है 4 साल का, अपनी मां का हाथ थामे एक ऐसी जगह की सीढ़ियां चढ़ रहा है जहां दीवारों पर खून के निशान हैं और फर्श पर टूटे कांच के टुकड़े बिखरे हैं। गलियारे में कुछ ऐसी आवाजें आ रही हैं जो एक बच्चे के मासूम मन पर हमेशा के लिए छप जाती हैं। मां उसे कसकर पकड़े हुए है, कांच से बचाते हुए कदम रख रही है और बोल रही है कि घबराओ नहीं बेटा, सब ठीक होगा। पर उस बच्चे को मां की छाती में दिल की तेज धड़कन सुनाई दे रही है और वो समझ रहा है कि मां खुद भी डरी हुई है। उस रात न पूरी नींद आई, न चीखें रुकी। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये उस इंसान की असली जिंदगी है जिसकी किताब आज हम पढ़ रहे हैं। एक ऐसा इंसान जिसने लाखों लोगों को यह सिखाया कि जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल हो, उसे बदला जा सकता है, बशर्ते आप एक बात समझ लें। वो बात है आपकी ऊर्जा। नमस्ते दोस्तों, सुनो बुक समरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो पिछले कुछ सालों में दुनिया भर के लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। यह किताब कहती है कि आपकी जिंदगी की दिशा इस बात से तय होती है कि आप किस तरह की ऊर्जा लेकर चल रहे हैं, किस तरह के विचार आपके मन में हैं, किस तरह के लोग आपके आसपास हैं, और सबसे जरूरी यह कि आप खुद से किस तरह का रिश्ता रखते हैं। किताब का नाम है गुड वाइब्स गुड लाइफ और इसे लिखा है वेक्स किंग ने, जो भारतीय मूल के एक लेखक हैं और जिनका बचपन ब्रिटेन में बेहद मुश्किल हालात में बीता। अब उस बच्चे की कहानी पर वापस चलते हैं। वेक्स किंग के बचपन के 3 साल किसी पक्के घर में नहीं बीते। उनका परिवार कभी रिश्तेदारों के यहां ठहरा, कभी एक ऐसी जगह पर जहां बेघर लोगों को आसरा दिया जाता था, जहां रात को चीखें गूंजती थीं और दीवारों पर खून के निशान थे, जहां एक मां अपने बच्चों को सीने से लगाकर यह भरोसा देने की कोशिश करती थी कि दुनिया इतनी बुरी नहीं है जितनी दिख रही है। बड़े होने पर उन्हें अपने रंग और नस्ल की वजह से भेदभाव झेलना पड़ा। पैसों की तंगी लगातार बनी रही और पढ़ाई के दौरान ऐसा वक्त आया जब लगा कि सब कुछ बिखर गया है और जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं बचा। पर एक दिन उनके हाथ में एक किताब आई जिसने उन्हें आकर्षण के नियम से मिलवाया, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, यानी जो सोचो वो मिलता है। उस एक मुलाकात ने उनकी जिंदगी का रुख बदल दिया। उन्होंने अच्छा सोचना शुरू किया और कुछ चीजें बदलने भी लगीं। पर जल्द ही उन्हें यह भी पता चला कि सिर्फ अच्छा सोचना काफी नहीं है। जब जिंदगी में सच में मुश्किलें आती हैं तो अच्छे विचार टिक नहीं पाते और तब यह पूरा नियम काम करना बंद कर देता है। कुछ और था जो गायब था, एक कड़ी जो जुड़ नहीं रही थी। और जब उन्होंने वो गायब कड़ी खोज ली तो उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई और उन्होंने वो सब इस किताब में लिख दिया ताकि दुनिया भर के लोग उससे सीख सकें। वो कड़ी है कंपन का नियम, जिसे लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। अब यह कंपन का नियम क्या है, यह समझने से पहले एक बात जानना जरूरी है जो इस पूरी किताब की बुनियाद है और जिसे समझे बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। वो बात है ऊर्जा की। हम सबने महसूस किया है कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जाने से अच्छा लगता है, उनसे बात करके मन हल्का हो जाता है और उनकी मौजूदगी में एक सुकून मिलता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे मिलने के बाद थकान सी लगती है, मन भारी हो जाता है, जैसे कुछ छिन गया हो। यह जो फर्क है वो ऊर्जा का फर्क है, कंपन का फर्क है। हमारे यहां भारत में यह बात हजारों सालों से कही जाती रही है। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यानी आप जैसी नजर से दुनिया को देखते हैं वैसी ही दुनिया आपको दिखती है और वैसी ही दुनिया आपके आसपास बनती है। इसीलिए संगत का महत्व बताया गया कि अच्छी संगत में रहो, क्योंकि इंसान अपने आसपास की ऊर्जा से गहरे तौर पर प्रभावित होता है। और इसीलिए कहा गया कि मन की शांति सबसे बड़ा धन है, क्योंकि जब मन शांत और सकारात्मक होता है तो जिंदगी में अच्छी चीजें अपने आप आने लगती हैं। यही सब इस किताब में विज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में समझाया गया है। और इस किताब की शुरुआत होती है एक ऐसे सवाल से जो बहुत जरूरी है, जो हम सबसे पूछा जाना चाहिए और जिसका जवाब शायद आपने कभी ईमानदारी से दिया ही नहीं होगा। वो सवाल है कि क्या आप सच में खुद से प्यार करते हैं? और इससे पहले कि आप जल्दी से कहें हां करता हूं, यह जानना जरूरी है कि खुद से प्यार करने का असली मतलब क्या है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसे बिल्कुल गलत समझते हैं और इसीलिए कंपन का नियम उनकी जिंदगी में काम नहीं करता। एक लड़की थी जो हर सुबह आईने के सामने खड़ी होकर खुद से कहती थी कि मैं खुद से प्यार करती हूं, मैं सुंदर हूं, मैं काबिल हूं। यह सकारात्मक वाक्य वो महीनों से दोहरा रही थी, पर अंदर से वो जानती थी कि यह सब झूठ है। उसे खुद पर भरोसा नहीं था। वो हर रिश्ते में दूसरों को खुश रखने में लगी रहती थी, अपनी जरूरतें हमेशा सबसे आखिर में रखती थी
और जब भी कोई उसे तकलीफ देता था तो वो खुद को ही दोष देती थी। क्या यह खुद से प्यार है? बिल्कुल नहीं। और यही वो गलतफहमी है जो हम में से बहुत से लोगों को रोके रखती है। खुद से प्यार को हम या तो बहुत सतही समझ लेते हैं या बिल्कुल गलत समझ लेते हैं, और इसीलिए जिंदगी में वो बदलाव नहीं आता जो आना चाहिए। खुद से प्यार करने का मतलब सिर्फ अपनी तारीफ करना नहीं है, सिर्फ अच्छे कपड़े पहनकर अच्छा महसूस कर लेना नहीं है, और सिर्फ यह कहना नहीं है कि मैं जैसा हूं बिल्कुल सही हूं। खुद से प्यार दरअसल एक संतुलन है, और वो संतुलन है दो चीजों के बीच। पहली चीज है खुद को उसी तरह स्वीकार करना जैसे आप हैं, अभी, इसी पल, अपनी कमियों के साथ, अपनी गलतियों के साथ, बिना किसी शर्त के। और दूसरी चीज है यह जानना कि आप इससे बेहतर के हकदार हैं, और उस बेहतर जिंदगी की तरफ कदम उठाना। ये दोनों बातें एक साथ चलती हैं, और जब ये दोनों साथ होती हैं तभी सच्चा खुद से प्यार शुरू होता है। हमारे यहाँ भारत में इसे बहुत सुंदर तरीके से समझा जा सकता है। जब हम किसी अपने इंसान से प्यार करते हैं तो उसकी कमियां देखते हुए भी उसे अपनाते हैं, और साथ ही चाहते हैं कि वो और बेहतर हो और खुश रहे और आगे बढ़े। यही काम हमें अपने साथ भी करना है, और जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं तो हमारी पूरी ऊर्जा बदल जाती है। अब कंपन के नियम को समझते हैं। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है कि हर चीज बहुत छोटे छोटे कणों से बनी है जिन्हें परमाणु कहते हैं, और हर परमाणु लगातार कांपता रहता है। यानी हर चीज में एक कंपन है, एक ऊर्जा है जो कभी रुकती नहीं। और यह सिर्फ पत्थर और पानी की बात नहीं है, बल्कि हमारे विचार भी एक कंपन है, हमारी भावनाएं भी एक कंपन है, और हमारे शब्द भी एक कंपन है। और इस संसार का एक बुनियादी नियम है कि जैसा कंपन हम बाहर भेजते हैं वैसा ही वापस हमारी तरफ लौटता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लो दो एक जैसी धातु की छड़ें हैं जो एक ही लय पर कांपती हैं, जैसे संगीत में इस्तेमाल होती हैं। जब एक को बजाओ तो दूसरी अपने आप कांपने लगती है बिना किसी के छुए, क्योंकि दोनों की लय एक है, दोनों का कंपन मेल खाता है। ठीक ऐसे ही जब हमारी अपनी ऊर्जा, हमारे विचार और हमारी भावनाएं किसी चीज से मेल खाती हैं तो वो चीज हमारी जिंदगी में आने लगती है। यही कंपन का नियम है। अब यहां वो बात जो सबसे जरूरी है। आकर्षण का नियम कहता है कि जो सोचो वो मिलता है, पर इसमें एक बड़ी कमी है। सिर्फ अच्छा सोचने से काम नहीं चलता, क्योंकि अगर अंदर की ऊर्जा नकारात्मक है, अगर भीतर डर बैठा है, असुरक्षा है, खुद पर भरोसा नहीं है, तो ऊपर से चाहे कितना भी अच्छा सोच लो, कंपन मेल नहीं खाता और नतीजा नहीं आता। कंपन का नियम कहता है कि सिर्फ विचार नहीं, बल्कि आपकी पूरी ऊर्जा, आपकी भावनाएं, आपके काम, आपके शब्द, आपकी आदतें, ये सब मिलकर तय करते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या आएगा। और यहीं से खुद से प्यार करना सबसे जरूरी हो जाता है। जब आप खुद से प्यार करते हैं, जब आप खुद को हकदार मानते हैं, जब आप अपना ख्याल रखते हैं, तो आपकी पूरी ऊर्जा बदल जाती है। और जब ऊर्जा बदलती है तो जिंदगी बदलती है। ये कोई जादू नहीं है, ये एक बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है जो तब होती है जब हम अपने कंपन को उस जिंदगी के कंपन से मिलाते हैं जो हम जीना चाहते हैं। पर खुद से प्यार की एक बहुत जरूरी बात जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, इसका एक अहम हिस्सा यह भी है कि हम अपनी भावनाओं को समझें, उन्हें दबाएं नहीं, बल्कि उनसे सीखें। जब गुस्सा आए तो उसे परखें कि यह गुस्सा किस डर से पैदा हुआ। जब उदासी आए तो उसे पूरा महसूस करें, और जब खुशी आए तो उसे पूरी तरह जिएं। हमारी भावनाएं हमारे कंपन का सबसे सच्चा पैमाना है, और अगर हम अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार हैं तो हम जान सकते हैं कि हम किस स्तर पर हैं, और जरूरत पड़ने पर उसे बदल भी सकते हैं। हमारे यहाँ भारत में एक बहुत पुरानी बात है जो दादा नाना हमें बताते थे कि बेटा, अपना मन साफ रखो, मन में मैल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जिसका मन साफ है उसकी दुनिया साफ है। यही तो कंपन का नियम है जिसे हमारे पूर्वजों ने अपने तरीके से सदियों पहले जान लिया था, और पीढ़ी दर पीढ़ी हमें सिखाते आए थे। अब एक बात जो बहुत काम की है और जिस पर बहुत जोर दिया गया है, अपने कंपन को ऊंचा रखने के लिए सबसे पहले यह देखना होगा कि आपके आसपास क्या है, कौन है, किस तरह की बातें हो रही हैं और किस तरह का माहौल है। हम अपने माहौल से बहुत गहरे तौर पर प्रभावित होते हैं, और अगर माहौल लगातार नकारात्मक है तो कंपन को ऊंचा रखना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और यहां वो सबसे कठिन काम शुरू होता है जो इस पूरी किताब के सबसे अहम हिस्सों में से एक है, खुद को सबसे पहले रखना। यह सुनने में आसान लगता है, पर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि दूसरों को पहले रखो, दूसरों की खुशी पहले है,
और अपने बारे में सोचना स्वार्थ है। पर यह सोच हमारी ऊर्जा को कैसे तोड़ती है और हमारे कंपन को कैसे नीचे ले जाती है, यह जानना बहुत जरूरी है। एक आदमी था जो हर किसी की मदद करता था, दोस्तों की, परिवार की, काम पर साथियों की, और यहां तक कि उन लोगों की भी जो उसकी जरा सी भी परवाह नहीं करते थे। जब भी कोई बुलाता, वो दौड़ा चला जाता था, अपना काम छोड़कर, अपनी नींद छोड़कर, अपनी जरूरतें छोड़कर। और बदले में उसे क्या मिला? लोगों ने उसकी इस आदत को उसकी कमजोरी समझ लिया और धीरे धीरे उसका इस्तेमाल होने लगा। एक दिन उसे एहसास हुआ कि वो इतना थका हुआ है, इतना खाली है, इतना अकेला है कि उसके पास खुद के लिए कुछ बचा ही नहीं। यह कहानी सिर्फ उस एक आदमी की नहीं है, यह हम में से बहुत से लोगों की कहानी है। खुद को सबसे पहले रखना स्वार्थ नहीं है, बल्कि यह बहुत जरूरी है। और जो लोग खुद को पहले नहीं रखते, वो धीरे धीरे इतने खाली हो जाते हैं कि दूसरों को देने के लिए भी उनके पास कुछ बचता ही नहीं। हवाई जहाज में जब ऑक्सीजन का मास्क गिरता है, तो हमेशा कहा जाता है कि पहले अपना मास्क लगाओ, फिर दूसरों की मदद करो, क्योंकि अगर आप खुद ठीक नहीं हैं, तो किसी और को कैसे बचाओगे? यही बात जिंदगी में भी उतनी ही सच है। अब सवाल यह है कि खुद को पहले रखने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों की परवाह करना छोड़ दें या उनके प्रति बेरुखे हो जाएं। इसका मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा को, अपने वक्त को, अपनी भावनाओं को उन लोगों और उन कामों में लगाएं जो आपको वापस भी कुछ देती हैं, जो आपको बढ़ाती हैं और जो आपके कंपन को ऊंचा रखती हैं। और इसके लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि कौन सी चीजें और कौन से लोग आपकी ऊर्जा को चूस रहे हैं। रिश्तों के बारे में एक बहुत गहरी बात है जो समझना जरूरी है, और वो ये है कि हर रिश्ते में यह देखना चाहिए कि वो रिश्ता आपको आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है, क्योंकि हमारे रिश्ते हमारे कंपन को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। एक अच्छा रिश्ता वो है जिसमें दोनों लोग एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं, एक दूसरे की तरक्की का साथ देते हैं और एक दूसरे के साथ ईमानदार रहते हैं। पर जब कोई रिश्ता जहरीला हो जाए तो क्या करें? हमारे यहां भारत में यह सबसे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि परिवार का बंधन है, समाज का डर है, और यह सोच गहरी बैठी है कि रिश्ते निभाने होते हैं चाहे कुछ भी हो। पर सच यह है कि कुछ रिश्ते आपको इतना तोड़ देते हैं, आपकी ऊर्जा को इतना खींच लेते हैं कि आप वो इंसान ही नहीं रहते जो आप असल में हैं। और ऐसे रिश्तों से दूरी बनाना जरूरी है, चाहे वो दोस्ती हो, कोई जान पहचान हो या कोई काम का रिश्ता हो। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि संगत से गुण आते हैं, और इसका मतलब सिर्फ यह नहीं है कि अच्छे लोगों के साथ रहने से अच्छे गुण आते हैं, बल्कि इसका उल्टा भी उतना ही सच है। बुरी संगत में रहने से धीरे धीरे बुरे गुण आने लगते हैं, कंपन नीचे गिरने लगता है, और जब कंपन नीचे गिरता है तो जिंदगी में वो नहीं आता जो आप सच में चाहते हैं। अब निंदा और नकारात्मकता की बात करते हैं। एक बात जो बहुत काम की है वो ये है कि दूसरों की निंदा और बेवजह का तमाशा आपकी ऊर्जा को बहुत तेजी से खर्च करता है और बदले में कुछ नहीं देता। जब हम किसी के पीछे बुरा बोलते हैं, जब हम दूसरों की जिंदगी में बिना मतलब दखल देते हैं, जब हम उन बातों में वक्त लगाते हैं जिनका हमारी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, तो हम अपना सबसे कीमती खजाना यानी अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे होते हैं। और एक बात जो इसके साथ जुड़ती है, नकारात्मक लोगों से कैसे निपटें। नकारात्मक लोग अक्सर वो होते हैं जो खुद किसी दर्द में हैं, और इसीलिए उनके प्रति सहानुभूति जरूरी है। पर सहानुभूति का मतलब यह नहीं है कि आप उनकी नकारात्मकता को अपने अंदर आने दें। आप उनसे दूरी रख सकते हैं, आप उनके साथ उतना ही वक्त बिता सकते हैं जितने में आपकी ऊर्जा पर बुरा असर न पड़े, और आप उनकी नकारात्मकता को अपना कंपन तोड़ने नहीं दे सकते। हमारे यहां इसे बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया है कि कमल कीचड़ में खिलता है, पर कीचड़ उसे छू तक नहीं पाता। यही वो गुण है जो हमें अपने अंदर पैदा करना है, अपने आसपास की नकारात्मकता से खुद को बचाते हुए अपनी सकारात्मकता को मजबूती से बनाए रखना। और यह सिर्फ लोगों के बारे में नहीं है, यह उस काम के बारे में भी है जो आप हर रोज करते हैं। एक बहुत हिम्मत वाली बात कही गई है इस किताब में कि अगर आपका काम आपको हर रोज तोड़ रहा है, अगर आप उस जगह जाकर अपना सबसे अच्छा नहीं दे पाते, अगर वो काम आपको वो इंसान नहीं बनने देता जो आप बनना चाहते हैं, तो उस काम को छोड़ने का साहस रखना भी खुद से प्यार करना है। यह सुनकर डर लगता है, खासकर हमारे यहां जहां नौकरी की सुरक्षा को सब कुछ माना जाता है। पर बात यह है कि जब आप किसी ऐसी जगह रोज अपनी ऊर्जा खर्च करते रहते हैं जो आपको खुशी नहीं देती, तो आप उस जिंदगी के लिए कोई जगह ही नहीं बचाते।
जो आप असल में जीना चाहते हैं। और इन सब बातों के साथ एक आखिरी बात, जो इस हिस्से की सबसे गहरी सीख है, दूसरों को खुश रखने की दौड़ में अपनी जिंदगी मत गंवा दो, क्योंकि हर इंसान को खुश रखना न तो मुमकिन है और न ही आपकी जिम्मेदारी। जब आप हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं, तो आप एक ऐसी दौड़ में भागते हैं जिसकी कोई आखिरी रेखा नहीं है और जिसमें आप हमेशा हारते हैं, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई ऐसा जरूर मिलेगा जो खुश नहीं है। सच ये है कि जो लोग आपको सिर्फ तब पसंद करते हैं जब आप उनकी हर बात मानते हैं, वो आपसे प्यार नहीं करते। वो आपकी हाँ में हाँ मिलाने की आदत से प्यार करते हैं, और ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। जब आप खुद को पहले रखना शुरू करते हैं, जब आप अपनी ऊर्जा की रक्षा करते हैं, जब आप उन लोगों और उन चीजों से दूरी बनाते हैं जो आपको तोड़ती हैं, तो एक अजीब सी चीज होती है, आपका कंपन ऊंचा होने लगता है। और जब कंपन ऊंचा होता है तो जिंदगी में वो दरवाजे खुलने लगते हैं जो पहले बंद दिखते थे। पर कंपन को सिर्फ बाहरी चीजों से ऊंचा नहीं किया जा सकता। उसके लिए एक और काम करना होता है जो शायद सबसे मुश्किल है और सबसे जरूरी भी। वो है अपने मन के अंदर जाना, अपने विचारों को बदलना और अपने अवचेतन मन को उस जिंदगी के लिए तैयार करना जो आप सच में चाहते हैं। एक बहुत पुरानी कहानी है जो शायद आपने भी सुनी होगी। एक गांव में दो किसान थे। दोनों के खेत एक जैसे थे, जमीन एक जैसी थी, बीज एक जैसे थे, पानी भी एक जैसा था। पर एक किसान की फसल हर साल लहलहाती थी और दूसरे की बार बार मुरझा जाती थी। जब लोगों ने गौर से देखा तो पाया कि पहला किसान अपने खेत में जाते वक्त हमेशा यह सोचकर जाता था कि इस बार फसल बहुत अच्छी होगी, और दूसरा हमेशा यह सोचकर जाता था कि पता नहीं इस बार क्या होगा, शायद फिर सब बर्बाद हो जाए। उनके बीज एक जैसे थे, पर उनके मन के बीज बिल्कुल अलग थे। हमारा मन भी एक खेत की तरह है, जिसमें हम जो बोते हैं वो उगता है, और हम हर रोज अपने मन में बीज बोते हैं, कभी जानबूझकर और कभी बिना जाने। जब हम बार बार सोचते हैं कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, मैं इसके काबिल नहीं हूं, मेरी किस्मत ही खराब है, तो ये बीज हमारे अवचेतन मन की उपजाऊ जमीन में गहरे उतर जाते हैं, और वहां से वो हमारे पूरे जीवन को चलाने लगते हैं बिना हमें पता चले। अवचेतन मन क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। हमारा चेतन मन वो है जो अभी इस वक्त सोच रहा है, जो ये वीडियो देख रहा है, जो फैसले लेता है और जो बाहरी दुनिया से बातचीत करता है। पर हमारा अवचेतन मन उससे कहीं ज्यादा बड़ा है और कहीं ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसमें हमारी सारी पुरानी यादें जमा हैं, हमारे सारे पुराने विश्वास बैठे हैं, बचपन से मिली सारी सीखें भरी हैं, और उन्हीं के आधार पर हमारी जिंदगी के ज्यादातर फैसले होते हैं बिना हमें खबर लगे। इसे ऐसे समझो कि चेतन मन उस माली की तरह है जो बगीचे में काम करता है, और अवचेतन मन उस जमीन की तरह है जो बेहद उपजाऊ है, और जो भी बीज उसमें पड़ जाए उसे उगा देती है, बिना यह जाने कि वो फूल है या कांटा। इसीलिए माली यानी हमारे चेतन मन की जिम्मेदारी है कि वो ध्यान रखे कि किस तरह के बीज उस जमीन में जा रहे हैं। पर यहां एक बड़ी मुश्किल है। बचपन से हमारे अवचेतन मन में बहुत से ऐसे बीज पड़ चुके हैं जो हमने नहीं बोए थे। कुछ परिवार ने बोए, कुछ समाज ने बोए, कुछ हमारे अपने कड़वे अनुभवों ने बोए, और वो सब अब बड़े होकर घने पेड़ बन चुके हैं जो हमारी जिंदगी पर छाया डालते हैं। जैसे कि यह विश्वास कि पैसा बुरी चीज है, या अमीर लोग बेईमान होते हैं, या मेरे जैसे लोग बड़े सपने नहीं देख सकते, या खुश रहना भी एक तरह का स्वार्थ है। हमारे यहां भारत में ऐसी बहुत सी मान्यताएं हैं जो बचपन से हमारे अंदर बैठा दी जाती हैं और जो हमारे कंपन को नीचे रखती हैं। जैसे कि नजर लग जाएगी इसलिए खुशी जाहिर मत करो, या ज्यादा चाहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, या अपनी औकात में रहो। ये सब वो बीज हैं जो अवचेतन मन में इतने गहरे उतर जाते हैं कि हम उन्हें सच मान लेते हैं और उसी दायरे में जिंदगी जीने लगते हैं बिना यह जाने कि यह दायरा हमने नहीं बनाया, किसी और ने बनाया था। तो सवाल यह है कि इन गहरी जड़ों को कैसे बदलें। 3 बहुत असरदार तरीके हैं जो मिलकर काम करते हैं। पहला तरीका है अपनी रोकने वाली सोच को पहचानना और उसे चुनौती देना। जब भी मन में कोई ऐसी सोच आए जो आपको रोकती हो, तो उससे एक सवाल पूछो कि यह सच है, इसका मेरे पास क्या सबूत है, और फिर उसके उलटे सबूत ढूंढो। दुनिया में ऐसे अनगिनत लोग हैं जो आपसे भी मुश्किल हालात में थे और उन्होंने वो हासिल किया जो आप चाहते हैं। जब आप उनकी कहानियां पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो आपका पुराना विश्वास दरकने लगता है और उसकी जगह एक नया विश्वास धीरे धीरे जड़ें जमाने लगता है। दूसरा तरीका है सकारात्मक दोहराव, यानी अपने मन को नए बीज देना। सकारात्मक दोहराव का मतलब है
वो अच्छे वाक्य जो आप रोजाना खुद से कहते हैं और जो धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में उतरते जाते हैं। पर एक बहुत जरूरी बात है कि ये दोहराव तभी काम करते हैं जब आप पहले उस पुराने विश्वास को तोड़ लें जिसके उलट आप नया वाक्य बोल रहे हैं। अगर आप अंदर से मानते हैं कि मैं इसके काबिल नहीं हूं और ऊपर से कहते हैं कि मैं बहुत कामयाब हूं, तो आपका मन उसे झूठ मानकर ठुकरा देता है। पहले सबूत इकट्ठा करो कि आपकी पुरानी सोच गलत है, फिर नए वाक्य दोहराओ, तब असर होगा। यह दोहराव हमेशा ऐसे होने चाहिए जैसे वो अब भी हो रहा है। जैसे कि मैं हर रोज बेहतर होता जा रहा हूं, मेरी जिंदगी में अच्छी चीजें आ रही हैं, मैं उस जिंदगी का हकदार हूं जो मैं चाहता हूं। और इन्हें उस वक्त बोलो जब आप अच्छा महसूस कर रहे हो, क्योंकि तब इनका कंपन सबसे ऊंचा होता है और असर सबसे गहरा। हमारे यहां मंत्रों की परंपरा इसी सच्चाई पर टिकी है। जब हम किसी मंत्र को बार बार दोहराते हैं तो वो सिर्फ शब्द नहीं रहते, बल्कि वो एक कंपन बन जाते हैं जो हमारे पूरे अस्तित्व को प्रभावित करता है। यही बात सकारात्मक दोहराव के पीछे का विज्ञान भी कहता है। यानी हमारे पूर्वजों को यह बात सदियों पहले पता थी, जो आज विज्ञान समझा रहा है। तीसरा तरीका है कल्पना दृश्य, यानी अपने सपने को अपने मन में पहले जी लेना। एक बहुत रोचक बात है कि हमारा दिमाग असली अनुभव और कल्पना के अनुभव में फर्क नहीं कर पाता। जब हम किसी चीज को बहुत साफ तरीके से अपने मन में देखते हैं, उसे महसूस करते हैं, उसकी आवाजें सुनते हैं, उसकी खुशी को अपने अंदर जीते हैं, तो हमारा दिमाग उसे असली मानने लगता है। और जब दिमाग उसे असली मानता है तो वो उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी यह तरीका अपनाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ क्रिकेट में कई बड़े बल्लेबाज मैच से पहले अपनी पारी को मन में खेलते हैं, हर शॉट को, हर दौड़ को, भीड़ की तालियों को अपने अंदर महसूस करते हैं। वो अपनी जीत को पहले अपने मन में जीते हैं और फिर मैदान में उतरते हैं। यही तरीका हम सब अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं, चाहे सपना कोई भी हो। पर एक बात जो बहुत जरूरी है और जिसके बिना यह सब अधूरा है, ये तीनों तरीके आपकी ऊर्जा को बदलते हैं, आपके कंपन को ऊंचा करते हैं और आपको सही दिशा में बढ़ने के लिए तैयार करते हैं। पर उस दिशा में असल में बढ़ना, यानी कदम उठाना, काम करना, वो भी उतना ही जरूरी है और शायद उससे भी ज्यादा। क्योंकि बिना कदम उठाए सपने सिर्फ सपने रह जाते हैं, चाहे कंपन कितना भी ऊंचा हो। एक नौजवान था जो बहुत बड़े सपने देखता था। हर रात सोने से पहले वो अपने सपने मन में देखता था, सकारात्मक वाक्य दोहराता था और खुद से कहता था कि कल से शुरू करूंगा, कल से लिखना शुरू करूंगा, कल से अपना कारोबार शुरू करूंगा, कल से वो काम शुरू करूंगा जो मैं असल में करना चाहता हूं। और वो कल आता रहा और जाता रहा, पर वो नौजवान वहीं का वहीं खड़ा रहा, क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी गलतफहमी पाल रखी थी कि सिर्फ सोचने से, सिर्फ मन में देखने से, सिर्फ चाहने से जिंदगी बदल जाएगी। पर जिंदगी सिर्फ सोचने से नहीं बदलती। कंपन का नियम और सपनों को सच करने की पूरी प्रक्रिया तभी पूरी होती है जब उसके साथ काम हो, लगातार काम हो, और वो काम डर से नहीं बल्कि भरोसे से किया गया हो। सपने देखना जरूरी है, मन में उन्हें जीना जरूरी है, सकारात्मक दोहराव जरूरी है, पर यह सब उस इंजन की तरह हैं जो गाड़ी को चालू करते हैं। अगर आप गाड़ी चलाते नहीं, आगे बढ़ाते नहीं, तो गाड़ी वहीं खड़ी रहती है, इंजन चाहे कितना भी जोरदार हो। अब टाल मटोल की बात करते हैं, जो शायद सबसे बड़ी रुकावट है। टाल मटोल सिर्फ आलस नहीं है, यह अक्सर डर है जो आलस का मुखौटा पहनकर आता है। डर कि अगर मैंने कोशिश की और हार गया तो, डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि मैं इसके काबिल नहीं हूं। और जब हम इस डर को पहचानते नहीं तो वो टाल मटोल का रूप लेकर सामने आता है और हम खुद को समझाते रहते हैं कि बस थोड़ा और तैयार हो जाऊं, बस सही वक्त का इंतजार कर लूं, बस एक बार और सोच लूं। पर सही वक्त कभी नहीं आता। हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, यानी अभी नहीं तो कभी नहीं। और इसके पीछे एक गहरी सच्चाई है कि जो काम आज नहीं होता वो कल भी नहीं होता, क्योंकि कल भी वही डर होगा, वही बहाने होंगे और वही वजहें होंगी जो आज हैं। इसीलिए पहला कदम छोटा होना चाहिए, इतना छोटा कि डर उसे रोक ही ना सके। और जब वो पहला कदम उठ जाता है तो रफ्तार बनती है, और रफ्तार के साथ अगले कदम अपने आप आसान होते जाते हैं। अब लगातार मेहनत की बात, जिसे इस पूरी किताब में सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है, और इसकी वजह बहुत समझदारी भरी है। हम एक ऐसे दौर में रहते हैं जहां सबको जल्दी नतीजे चाहिए, आज बीज बो और कल फल तोड़ो। और जब नतीजे जल्दी नहीं आते तो हम हार मान लेते हैं और सोचते हैं कि शायद यह मेरे बस की बात नहीं है। पर सच यह है
कि ज्यादातर बड़े बदलाव और बड़ी कामयाबियां उस लगातार मेहनत से आती हैं जो बिना नतीजे के भी जारी रहती है, जो तब भी नहीं रुकती जब कोई तारीफ नहीं करता, जब तरक्की दिखाई नहीं देती और जब बाहर से लगता है कि सारी मेहनत बेकार जा रही है। एक बहुत सुंदर उदाहरण है जो इस बात को पूरी तरह समझा देता है। जब कोई लकड़हारा किसी बड़े पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाता है तो पहले 100 वार करने पर शायद कुछ नहीं दिखता, पेड़ वैसा ही अडिग खड़ा लगता है, और अगर कोई उस वक्त देखे तो उसे लगेगा कि यह आदमी बेकार में मेहनत कर रहा है। पर जब 101वां वार होता है तो पेड़ धड़ाम से गिर जाता है और देखने वाले सोचते हैं कि बस एक ही वार में गिर गया, जबकि सच यह है कि वो पिछले 100 वारों की मेहनत थी जिसने उस एक वार को इतना ताकतवर बनाया। यही लगातार मेहनत की ताकत है। हमारे यहां भी यही बात सदियों से कही जाती रही है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यानी जैसे रस्सी के बार बार आने जाने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है, वैसे ही लगातार अभ्यास से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। अब एक बहुत जरूरी बात जो इस हिस्से का सबसे गहरा सच है, अभी की छोटी खुशी और लंबे समय के बड़े फायदे के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर वो चुनते हैं जो अभी अच्छा लगे, जो अभी आसान हो, जो अभी सुकून दे, और उस चीज को टाल देते हैं जो कल बेहतर जिंदगी दे सकती है। कुछ घंटे फोन पर बिताना अभी की छोटी खुशी है, वही घंटे अपने सपने पर लगाना लंबे समय का बड़ा फायदा है। जो खाना स्वादिष्ट है पर शरीर को नुकसान पहुंचाता है, वो अभी का सुख है। जो खाना शरीर को ताकत देता है, वो लंबे समय का फायदा है। और यह कोई एक बार का फैसला नहीं है, बल्कि हर रोज के हजारों छोटे छोटे फैसलों का जोड़ है। और यही छोटे छोटे फैसले मिलकर आपकी पूरी जिंदगी की तस्वीर बनाते हैं। पर यहां एक बात जो बहुत गहरी है और जो अक्सर खुद को बेहतर बनाने की बातों में छूट जाती है। कदम उठाना जरूरी है, पर वो कदम डर से उठाया गया है या भरोसे से, इससे बहुत फर्क पड़ता है। जब हम डर से काम करते हैं, हारने के डर से, लोगों की राय के डर से, पीछे रह जाने के डर से, तो हमारा कंपन नीचे रहता है। और जब कंपन नीचे रहता है तो भले ही हम दिन रात मेहनत कर रहे हों, नतीजे अक्सर उतने अच्छे नहीं आते जितने आ सकते थे। पर जब हम भरोसे से काम करते हैं, इस यकीन से कि मैं सही रास्ते पर हूं, कि मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, कि यह दुनिया मेरे साथ है, तो वो ऊर्जा बिल्कुल अलग होती है और वो ऊर्जा बिल्कुल अलग नतीजे लाती है। एक बात जो बहुत गहरी है और जो इस पूरे सफर की जान है, ये दुनिया एक नदी की तरह है जो हमेशा बह रही है और हमें बस उसके साथ बहना है, उसके खिलाफ नहीं। जब हम डर में होते हैं, जब हम हर चीज पर अपना काबू रखने की जिद करते हैं, जब हर बात अपने हिसाब से होनी चाहिए ऐसी जिद हो, तो हम उस नदी के खिलाफ तैर रहे होते हैं और जल्दी ही थक जाते हैं। पर जब हम अपनी पूरी कोशिश करके बाकी ब्रह्मांड पर छोड़ देते हैं, जब हम नतीजे से ज्यादा अपनी मेहनत पर ध्यान देते हैं, जब हम ये मान लेते हैं कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, तो एक अनोखी शांति आती है। और उस शांति में सबसे अच्छे फैसले होते हैं और सबसे बेहतरीन काम बनता है। हमारे यहां भगवत गीता में यही बात कही गई है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। यानी कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और यह सिर्फ एक धार्मिक उपदेश नहीं है, बल्कि यह जिंदगी का एक बहुत काम का उसूल है जो कहता है कि अपनी पूरी ऊर्जा अपने काम में लगाओ, नतीजे की फिक्र में नहीं। क्योंकि जब सारी ऊर्जा काम में होती है तो नतीजा अपने आप आता है, उसे खींच कर लाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर यह सफर इतना आसान नहीं है, इसमें दर्द भी है, रुकावटें भी हैं, और वो पल भी आते हैं जब लगता है कि सब बेकार है, कुछ नहीं होने वाला। और यही वो जगह है जहां इस किताब का सबसे गहरा और सबसे जरूरी सबक छुपा है। वो सबक जो शायद आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। उस 4 साल के बच्चे को याद कीजिए जिसकी बात हमने इस वीडियो की शुरुआत में की थी। वो बच्चा जो खून से सनी दीवारों के बीच मां का हाथ थामे खड़ा था, जिसके पास कोई घर नहीं था, जो अपने रंग और नस्ल की वजह से भेदभाव सहते हुए बड़ा हुआ, जो पढ़ाई के दौरान इतना टूट गया था कि उसे लगने लगा था कि जिंदगी में कोई मकसद ही नहीं बचा। अगर उस बच्चे को उस वक्त कोई बताता कि एक दिन तुम लाखों लोगों की जिंदगी बदलोगे, तुम्हारी लिखी किताब दुनिया भर में पढ़ी जाएगी और तुम उन लोगों के लिए एक रोशनी बनोगे जो अंधेरे में खड़े हैं, तो शायद उस बच्चे को यकीन नहीं आता। पर यही हुआ। वेक्स किंग वही बच्चा थे, और उनकी इस किताब का सबसे गहरा सबक यही है कि जो दर्द हम जीते हैं, जो मुश्किलें हम झेलते हैं, जो तकलीफें हमसे गुजरती हैं, वो बेकार नहीं होती, बल्कि वो हमें वो इंसान बनाती हैं जो हम बनने के लिए आए हैं। और उन्हीं तकलीफों में हमारा असली मकसद छुपा होता है।
दर्द लोगों को बदलता है और यह बदलाव दो तरफ जा सकता है। या तो दर्द इंसान को तोड़ देता है, या दर्द इंसान को मांझ देता है, निखार देता है। और यह हम पर है कि हम अपने दर्द को किस नजर से देखते हैं। जो लोग अपने दर्द से सीखते हैं, जो उसे एक गुरु की तरह देखते हैं, जो उसमें से एक सबक निकालते हैं, वो न सिर्फ खुद बेहतर इंसान बन जाते हैं, बल्कि दूसरों की भी मदद कर पाते हैं, क्योंकि उनका दर्द उन्हें वो समझ देता है जो दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखी मिलती। हमारे यहां भारत में एक बहुत सुंदर बात कही जाती है कि सोना आग में तपकर कुंदन बनता है। और यही इंसान के साथ भी होता है। जो जितनी बड़ी आग से गुजरता है, वो उतना ही ज्यादा निखरता है, बशर्ते वो उस आग को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना गुरु मान ले। पर यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। दर्द से सीखने का मतलब ये नहीं है कि हम दर्द को गले लगाते रहें, मुश्किलों में पड़े रहें और ये मानते रहें कि तकलीफ जरूरी है। दर्द एक संकेत है जो हमें बताता है कि कुछ बदलने की जरूरत है, कुछ सीखने की जरूरत है। और जब हम वो सीख लेते हैं तो उस दर्द का काम पूरा हो जाता है। पर जो लोग वो सबक नहीं सीखते, उनके साथ वही परिस्थिति बार बार आती है, अलग अलग रूपों में, अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग जगहों पर, जब तक वो सबक सीख नहीं लेते। ये बात जब दिल में उतर जाती है तो जिंदगी की हर तकलीफ एक नई नजर से दिखने लगती है। हर मुश्किल में एक सवाल छुपा होता है कि तू मुझे क्या सिखाने आई है। और जिस दिन आप यह सवाल पूछना शुरू करते हैं, उस दिन से दर्द आपका दुश्मन नहीं रहता, वो आपका रास्ता दिखाने वाला बन जाता है। अब इस पूरी किताब का सबसे आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, असली खुशी क्या है? हम में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि खुशी किसी चीज को पाने के बाद आएगी। जब अच्छी नौकरी मिलेगी तब खुश होंगे, जब अपना घर बनेगा तब खुश होंगे, जब शादी होगी तब खुश होंगे, जब बच्चे होंगे तब खुश होंगे। पर यह सूची कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि जब एक चीज मिलती है तो अगली चीज की चाहत शुरू हो जाती है। और खुशी हमेशा थोड़ी दूर ही खड़ी रहती है, हाथ आती नहीं। पर असली खुशी किसी चीज को पाने में नहीं है। वो एक अवस्था है, एक कंपन है, जिसे हम अभी इसी पल चुन सकते हैं, तब भी जब सब कुछ अपनी जगह पर नहीं है। जब हम अपने कंपन को ऊंचा रखते हैं, जब हम खुद से प्यार करते हैं, जब हम अपने मकसद के साथ जुड़े रहते हैं, और जब हम दूसरों की जिंदगी में कुछ अच्छा जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो एक ऐसी खुशी मिलती है जो किसी बाहरी चीज पर टिकी नहीं होती। और यही असली खुशी है। हमारे यहां इसे संतोष कहते हैं। हमारे पूर्वजों ने कहा था कि संतोषम परमम सुखम, यानी संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। क्योंकि जिसे संतोष है उसके पास सब कुछ है, और जिसे संतोष नहीं उसके पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं। अब एक बार इस पूरे सफर को समेटते हैं। यह किताब हमें सबसे पहले यह सिखाती है कि हमारी जिंदगी हमारी ऊर्जा से बनती है, और वो ऊर्जा हमारे विचारों से, भावनाओं से, शब्दों से और कामों से तय होती है। इसीलिए अपनी ऊर्जा को समझना और उसे जानबूझकर ऊंचा रखना सबसे पहला काम है। इसी ऊर्जा की बुनियाद है खुद से प्यार, जो सिर्फ अपनी तारीफ नहीं बल्कि वो गहरा संतुलन है जिसमें आप खुद को जैसे हैं वैसे अपनाते भी हैं और बेहतर बनने की तरफ बढ़ते भी हैं। और जब यह नींव मजबूत होती है तो अगला कदम आता है अपनी ऊर्जा की रक्षा करने का, उन लोगों से, उन जगहों से और उन आदतों से दूरी बनाने का जो आपके कंपन को नीचे खींचती है। पर बात सिर्फ बाहर की नहीं है, बात अंदर की भी है। हमारा अवचेतन मन हमारी जिंदगी का असली निर्देशक है, और सकारात्मक दोहराव, कल्पना, दृश्य और अपनी पुरानी मान्यताओं को बदलकर हम उस निर्देशक को एक नई कहानी दे सकते हैं। और आखिर में सबसे जरूरी बात, सपने देखना काफी नहीं है, लगातार कदम उठाना जरूरी है। डर से नहीं बल्कि भरोसे से। और हर दर्द, हर रुकावट में एक सबक छुपा है जो आपको उस इंसान के करीब ले जाता है जो आप बनने के लिए इस दुनिया में आए हैं। वैक्स किंग ने खुद अपनी जिंदगी में इन सब बातों को जीकर दिखाया है। वो टूटे हुए बचपन से निकलकर आज लाखों लोगों की रोशनी बने, और उनकी यह किताब गुड वाइब्स गुड लाइफ इस बात का सबूत है कि कोई भी इंसान किसी भी हालात से अपनी जिंदगी बदल सकता है। अब आपसे एक सवाल, आपकी जिंदगी में वो एक चीज क्या है जो आप बहुत लंबे समय से करना चाहते हैं पर किसी न किसी बहाने से टालते आ रहे हैं? वो एक सपना जो आपके मन में है पर जिसकी तरफ अभी तक पहला कदम नहीं उठा? नीचे कमेंट में लिखिए और आज ही उस तरफ एक छोटा सा कदम उठाइए, क्योंकि जैसा हमने इस पूरे वीडियो में सीखा, वो एक छोटा कदम ही वो रफ्तार बनाएगा जो आगे चलकर आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ जगाया है, कोई सोच बदली है या कोई बात दिल को छू गई है,
तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इस वक्त थोड़ी रोशनी की जरूरत है, जो किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं या जो बस एक बेहतर जिंदगी की तलाश में है। क्योंकि कभी कभी एक सही बात सही वक्त पर किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है, और शायद आपका यह एक शेयर किसी के लिए वो सही वक्त बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी किताबों की गहरी बातें हम यहां करते रहते हैं, आपकी अपनी भाषा में, आपके अपने लोगों के लिए। और याद रखिए, आपके अंदर वो ऊर्जा है, वो ताकत है, वो रोशनी है जो किसी भी अंधेरे को चीर सकती है। बस उसे पहचानने की जरूरत है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।